शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल से चर्चा शुरू कर ली थी कुंडली मिलान के बारे में। सबसे पहले हमने बात की कि ग्रह मैत्रियों का मिलान देखना अति आवश्यक है। भकुट का मिलान, गण का मिलान और नाड़ी का देखना अति आवश्यक है। अगर इन चारों में से किसी भी एक चीज़ में प्रॉपर ढंग से मिलान न किया जाए तो कभी भी जातक दाम्पत्य सुख सही ढंग से नहीं जी पाता है। फिर कुंडली में चाहे गुण जितने मर्जी मिलते हों, और गुण मिलान जो होता है वो कुंडली मिलान की शुरुआत माना जाता है। बहुत सारे लोग उसी को कुंडली मिलान मान लेते हैं। यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल है, और ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अगर आपकी ग्रह मैत्री नहीं मिलती है और आप नाम की राशि बदलकर या लड़की या लड़के का नाम बदलकर, अक्सर लड़कियों का ही बदला जाता है विवाह के बाद नाम, कि आप विवाह के बाद लड़की का नाम बदल देंगे तो आपकी ग्रह मैत्री ठीक हो जाएगी। ऐसा शास्त्रों में कोई व्यवधान नहीं दिया गया है। ग्रह मैत्री आपकी जन्म लगन कुंडली से डिसाइड होती है और वो किसी भी कीमत पर कभी बदली नहीं जाती। मैंने इसकी उदाहरण भी आपको दी थी। राम और रावण एक ही राशि के थे, कृष्ण जी और कंस भी एक ही राशि के थे। इसलिए नाम राशि का महत्व हमारी ज़िंदगी में बहुत कम और नील के बराबर माना जाता है, क्योंकि अगर नाम राशि का महत्व होता तो हम इजीली अपना नाम बदलकर हमारे सारे दुखों से फारिग हो सकते थे, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। हम अपना नाम जैसा मर्जी रख सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म लगन कुंडली नहीं बदल सकते, और नाम बदलने से आपकी जन्म लगन कुंडली नहीं बदलती है। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। कल तक हमने बात की थी ग्रह मैत्री के बारे में और कुंडली मिलान के पहले पहलू के बारे में, जिसमें सारे गुण मिलान आते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद दूसरा और तीसरा पहलू जो रह गया था, मैं उसकी आज से विस्तृत जानकारी या विस्तृत चर्चा आपसे शेयर करना शुरू करूंगा। बात करते हैं मेष लगन की कुंडली से। ये कुंडली मिलान का ही चैप्टर है प्रिय दर्शकों। इसे सारे जातक बड़े ध्यान से नोट कर लें, समझ लें कि कुंडली मिलान में आपको आगे किस किस बात का विवेचन करते समय ध्यान देना है, ताकि आपको पता चल पाए कि ये कुंडली मिलान का सेकंड स्तंभ जो है, जिसका मैं आज विवेचन शुरू करने वाला हूँ, ये आपको विवेचन में कितना सहायक होने वाला है। और इसका सही ढंग से विवेचन करने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुँचिएगा, तभी आप कुंडली मिलान के सही वैल्यूएशन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में 7वें भाव का मालिक शुक्र देवता माना जाता है, यानी दानव गुरु माने जाते हैं। दानव गुरु को मेष लगन की कुंडली में विवाह स्थान का स्वामी माना जाता है, दाम्पत्य सुख का स्वामी माना जाता है, पार्टनरशिप और डेली वेजेस का स्वामी माना जाता है। यूं तो शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में मारक ग्रह हैं, लेकिन जब भी हमें कुंडली मिलान में विवाह स्थान के स्वामी की स्थिति देखकर यह निर्णय करना है कि विवाह जातक का जीवन कैसा रहने वाला है या जातक का दाम्पत्य सुख कैसा रहने वाला है, तो हम कुंडली के सीधा सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्राचार्य अगर कुंडली में 6, 8 और 12 में पड़ा हो तो कभी भी विवाह सुख बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। हाँ, हालांकि 12वें भाव में अगर शुक्र उच्च का बैठा हो तो यहाँ दिग्बली हो जाता है, यहाँ फिर भी वो अच्छा फल देने में सक्षम होता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर शुक्राचार्य 6ठे भाव में नीच का और अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक या जातिका के विवाह सुख में सदैव कहीं न कहीं एक कमी रहने का योग बनता है। ऐसे जातक की कुंडली देखते ही हम लोग कहते हैं इसकी कुंडली मिलान सही ढंग के बिना आप इसका विवाह संपन्न मत कीजिएगा, क्योंकि इसका विवाह स्थान का स्वामी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी वाली स्थिति में है, जो कि इसके विवाह के बाद इसे परेशान कर सकता है अगर कुंडली सही ढंग से ना मिलाई गई तो। क्योंकि कारण ये है प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य जो विवाह स्थान के स्वामी हैं, अगर कुंडली के 6ठे भाव में नीच अवस्था के हो गए, एक तो भाव गलत, ऊपर से शुक्राचार्य नीच के, तो जातक का मैरिज के बाद दिक्कत परेशानियों का योग बनता है। कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों के क्लेश का योग बनता है।
अगर मैरिज लॉर्ड 8वें भाव में चला गया तो भी विवाह के बाद बहुत ज़्यादा जीवन यापन कष्टकारी होने का योग बनता है, जीवन में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स आने का योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को ये तो कह दिया जाता है कि आप कुंडली ध्यान से मिलाकर कीजिए। ऐसी स्थिति अगर आपके घर में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली की हो तो कुंडली मिलान समय इस बात का ध्यान रखिए कि सामने वाले जिस लड़के या लड़की से आप विवाह संपन्न करने जा रहे हैं उसके सप्तम भाव का स्वामी किसी खराब अवस्था में ना हो, क्योंकि अगर दोनों का सप्तम भाव का स्वामी खराब अवस्था में हुआ, 6, 8, 12 में हुआ, शुक्राचार्य इस लगन कुंडली के जैसे छठे और 8वें भाव में पड़े हुए तो सदैव कष्टकारी होंगे। अगर शुक्राचार्य 0 डिग्री के किसी भाव में हुए तो भी दाम्पत्य सुख में क्लेश होने का योग बनता है। अगर शुक्राचार्य 29 डिग्री किसी भाव में पड़े हुए तब भी विवाह सुख में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। अगर शुक्राचार्य सूर्य देवता के साथ किसी भी भाव में अस्त अवस्था में आ गए तो भी आपके विवाह में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। तो ऐसे जातक जिनका भी सप्तमेश किसी भी तरह से बुरे प्रभाव में या बलहीन अवस्था में हो या 6, 8, 12 में पड़ा हो तो ऐसे जातक या जातिका को स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप वैसी कुंडली के साथ अपनी कुंडली मिलाइए जिनका सप्तम भाव का स्वामी पूर्णतः ठीक हो, अच्छे भाव में पड़ा हो, अच्छी अवस्था में पड़ा हो, ताकि आप उसके आश्रय अपना जीवन यापन आसानी से जी पाएं और सुखमय जीवन जी पाएं। अगर प्रिय दर्शकों दोनों ही जातक जातिका का सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा हो या एक का 6ठे में पड़ा है दूसरे का 12वें में पड़ा है, एक का 0 डिग्री पड़ा है सप्तम भाव का स्वामी दूसरे का बलहीन पड़ा है, एक का अस्त अवस्था में पड़ा है दूसरे का नीच अवस्था में पड़ा है, तब भी पूरी जिंदगी कभी विवाह सुख नहीं मिल पाता। वो सदैव जातक परेशानी झेलता ही मिलता है और फिर वो अक्सर कहता है सर गुण तो हमने मिला लिए थे लेकिन हमारा तो फिर भी डाइवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को नहीं देखा। सप्तम भाव जिससे हम पूर्ण दाम्पत्य सुख देखते हैं, अगर उसकी स्थिति को साथ में विवेचन नहीं करेंगे कि वो किस स्टेटस में है, किस भाव में पड़ा है, कितना बलाबल लेकर के बैठा है, तो हमारी कुंडली विवेचन में सबसे बड़ी गलती होगी और जितने मर्जी गुण मिलते हुए तब भी आपका डाइवोर्स होने का योग अवश्य बन जाता है। अगर दोनों का सप्तमेश कहीं ना कहीं बलहीन, कहीं बुरी अवस्था में, कहीं नीच अवस्था में, कहीं 0 डिग्री या 29 डिग्री पड़ा होगा तो ये बात मूल नियम में समझ लीजिएगा कि दोनों का सप्तमेश का अशुभ होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। फिर चाहे कुंडली सारे फैक्टर्स में मिलान में ओके क्यों ना हो, अगर दोनों का सप्तमेश कहीं ना कहीं बुरी अवस्था में हुआ तो आपको कभी विवाह सुख नहीं मिलने वाला। ये कुंडली विवेचन का दूसरा स्टेप है। गुण मिलान कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप आपको देखना होगा कि विवाह सुख का स्टेटस क्या है। अगर विवाह सुख का स्टेटस गड़बड़ हुआ तो आपको उसके रिगार्डिंग परेशानी आने का योग अवश्य बनेगा। तो यहां शुक्राचार्य अगर किसी के 6, 8, 12 में पड़े होंगे तो उसको दूसरे जातक की कुंडली ऐसी ढूंढ, ये घबराने वाली बात नहीं है कि नए नवयुवक या युवतियां देख लें कि मेरा तो जी शुक्र 6ठे भाव में नीच का पड़ा है तो पता नहीं अब क्या होने वाला, मेरा दाम्पत्य सुख अच्छा हो ना हो। अच्छा हो सकता है, पर अगर आप मिलान करते वक्त पूरे फैक्टर्स को सही ढंग से मिलाएं, अगर मिलान करते वक्त इस बात का ध्यान दें कि सामने वाले जिस जीवन साथी से हम अपनी कुंडली जोड़ने जा रहे हैं उसका दाम्पत्य सुख कैसा है, अगर इस बात का विवेचन सही ढंग से कर लेंगे तो निश्चित ही आपका भी विवाह सुख ठीक होकर के आपका जीवन यापन जीने में आसान होकर मददगार सिद्ध होगा और आपका दाम्पत्य सुख भी अच्छा होने का योग बनेगा। और अगर किसी सही विद्वान से मिलाते हैं तो साथ में आपको छोटे मोटे उपाय पहले ही बता देगा जिससे आपका दाम्पत्य सुख अच्छा जी पाएंगे आप। दर्शकों, ये तो रही बात
सप्तम भाव के स्वामी की मेष लगन की कुंडली में। अब आगे बात करते हैं प्रिय दर्शकों पंचम भाव के स्वामी की। पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमारे लव रोमांस का, अनसर्टेन गेम्स का, हमारे पेट का, हमारी माइंड मेमोरी विल पावर का। पंचम भाव से हम मेनली संतान का होना देखते हैं, संतान का योग देखते हैं। क्या दोनों की कुंडली में संतान का सुख है? क्या दोनों ही जातक जातिका की कुंडली में ऐसा योग बना है कि कल वो संतान प्राप्त करके संपूर्ण हो पाए? अगर एक की कुंडली में संतान सुख कमजोर हो और दूसरे की कुंडली में भी कमजोर निकल आए तो ऐसे जातक जातिका को संतान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं पाती। वो सारी जिंदगी समझ नहीं पाते हमने तो जी कुंडलियों में गुण मिलाए थे, हमने तो ये चीज मिला करके ही की, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और संतान की प्राप्ति के बिना आपका दाम्पत्य सुख भी अधूरा माना जाता है। यहां हिंदुस्तान की तो बदकिस्मती है कि आसपास के लोग ही जीने नहीं देते। तो यहां पर आपको देखना होगा पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहां है। अगर पंचम भाव का स्वामी भी कुंडली में 6, 8, 12 में पड़ा हो, नीच अवस्था में पड़ा हो, तो औलाद का जो कारक ग्रह होता है बृहस्पति, वो कहीं ना कहीं बली अवस्था में हो गया तो भी आपको पंचम भाव संबंधी रिजल्ट अवश्य मिल जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक औलाद का कारक ग्रह माना जाता है। हमने सप्तम भाव की बात की। अगर सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पड़ा हो तो भी उसमें दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन अगर सप्तम भाव में कोई मारक ग्रह आ जाए, इसी लगन कुंडली में बुध एक मारक ग्रह माना जाता है, अगर बुध ही उठ के छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो भी दाम्पत्य सुख में कलह कलेश मचने का योग अवश्य बनता है और पत्नी के बीमार होने का योग बनता है, क्योंकि हमने बीमारी उठा करके पत्नी को दे दी। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, कुंडली मिलान के समय गुण मिलाना 25% रोल प्ले करता है, उसके बाद का 25% रोल 7वें भाव को देखना और 7वें भाव के स्वामी को देखना कि वो दोनों किस स्थिति में। सप्तम भाव में कितने पापी ग्रह आए बैठे हैं, कितने क्रूर ग्रह आए बैठे हैं, कितने मारक ग्रह आए बैठे हैं, और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में किस अवस्था में बैठा है। इसके बाद यही स्थिति, ऐसी स्थिति का विवेचन हमें पंचम भाव से करना होगा कि पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहां गया, कुंडली में कहीं वो नीच अवस्था तो नहीं हो गया, और पंचम भाव में कहीं कोई अशुभ ग्रहों की युति या मारक ग्रह तो नहीं आकर बैठे जिसकी वजह से हमें संतान सुख में कमी आ रही है। इन स्थिति का विवेचन किए बिना अगर कुंडली मिलान आप करते हैं तो कभी भी सटीक विवेचन नहीं कर पाएंगे। कुंडली मिलान से पहले या अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि अगर कुंडली मिलान आपने गुणों के बेस पे ओके कर लिया है तो उनसे जाके ये पूछिए कि इस लड़के या लड़की का दाम्पत्य सुख कैसा है, इस लड़के या लड़की का औलाद सुख कैसा है, क्या कल को इसके औलाद का योग है और दाम्पत्य सुख ठीक होने का योग बनता है। अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, मैं जानता हूं इसके लिए खपना अवश्य पड़ेगा, 100 कुंडलियां मिलाएंगे उसमें 5 मिलने वाली हैं। उसके बाद भी किसी की एजुकेशन पसंद नहीं, किसी का घर पसंद नहीं, किसी का कुछ पसंद नहीं, किसी का कुछ पसंद नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए खपना अवश्य पड़ता है। लेकिन इसके बाद ही सही सटीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं, तभी आपको कुंडली विवेचन का सही लाभ मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।